नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए भोले बाबा। आज हो रही है आयोग के सामने पेशी। हाथरस भगदड़ कांड की जांच और भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए हैं भोले बाबा। आपको बता दें कि हाथरस में जो भगदड़ हुई थी उसमें अब भोले बाबा जो है न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए हैं और आज आयोग के सामने पेशी हो रही है। तो हाथरस भगदड़ कांड की जांच के मामले में न्यायिक आयोग के सामने पेश होंगे भोले बाबा और भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए हैं भोले बाबा और आज पेशी है उनकी न्यायिक आयोग के आगे। और हाथरस भगदड़ कांड का ये पूरा मामला है और भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। और आपको बता दें कि हाथरस में तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, आज न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए हैं भोले बाबा और क्या कुछ जानकारी की अपडेट आपके पास? देखिए शिवम, आज हाथरस हादसा मामले में भोले बाबा न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए और इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। और सबसे अहम बात है, इसमें न्यायिक आयोग को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते यह रिपोर्ट जो है अब सौंपी जाएगी इस माह के अंत में, यानी कि जो महीना चल रहा है अक्टूबर, इसके अंत में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस रिपोर्ट में न्यायिक आयोग यह रिपोर्ट शासन को सौंपेगी कि इस मामले में जो हादसा हुआ था इसके पीछे साजिश थी या फिर हादसा था। इसकी गहन जांच की जा रही है। और आज जिस तरह से भोले बाबा पेश हुए, काफी दबदबा भी दिखा, उनके अनुयायियों की काफी भीड़ मौजूद थी और साथ ही साथ बीजेपी झंडा लगे वाहन से न्यायिक आयोग पहुंचे भोले बाबा। और इस वाहन के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी एमएलए बाबू राम पासवान की यह गाड़ी थी, इससे पेश हुए। हालांकि जिस तरह से 121 लोगों की मौत हुई थी, इस मामले को लेकर बसपा प्रमुख मायावती शुरुआती दौर से ही भोले बाबा के कारनामों को लेकर लगातार हमला बोलती चली आ रही है। और बसपा प्रमुख मायावती ने यह भी कह डाला था अभी कि भोले बाबा को सरकार बचा रही है, क्योंकि 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट सौंपी, इसमें भोले बाबा को क्लीन चिट दी गई थी। तो आज काफी अहम जो है बयान दर्ज होंगे भोले बाबा के। अब देखना यह होगा कि जो न्यायिक आयोग की जांच टीम है वह शासन को क्या रिपोर्ट सौंपती है, क्या इसमें भोले बाबा की संलिप्तता न्यायिक आयोग की जांच में पाई जाती है या फिर यहाँ भी क्लीन चिट मिलती है। जी शिवम। आसिफ, अगर ये जांच रिपोर्ट मान लीजिए कि अगर इसमें कुछ ऐसा सामने निकल कर आता है तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद पेशी तो हो जाएगी और इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर एक्शन होगा। मान लीजिए रिपोर्ट के आधार पर अगर इसमें किसी प्रकार की खामी पाई जाती है तो क्या बाबा की गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए, न्यायिक आयोग जो जांच कर रही है उसमें सबसे पहला बिंदु यह है कि परमिशन ली गई थी, कितने लोगों की ली गई थी परमिशन, और यह जो भगदड़ हुई इसके पीछे किसकी कारस्तानी थी या फिर साजिश। और इसमें यह भी जांच रिपोर्ट में देखा जाएगा कि भोले बाबा का कितना रोल है, क्योंकि जिस तरह से मजिस्ट्रेटी जांच हुई, एसआईटी जांच चल रही है और साथ ही साथ लोकल स्तर पर भी यानी कि पुलिस की तरफ से विवेचना हुई। और इन सब के बीच जिस तरह से भोले बाबा अभी तक न तो पुलिस के सामने पेश हुए थे और न ही अधिकारियों के सामने, लेकिन आज जिस तरह से एक दबाव बनाते हुए काफी भीड़ के साथ भोले बाबा पहुंचे हैं और वह भी बीजेपी झंडा लगे वाहन से, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जो बसपा प्रमुख मायावती का जो बड़ा आरोप है कहीं ना कहीं उसमें उसको लेकर अब चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल
जांच रिपोर्ट अगर विपरीत पाई जाती है तो भोले बाबा के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इसमें 121 लोगों की मौत हुई थी। और साथ ही साथ यह भी जांच रिपोर्ट में कहा जाएगा, जांच रिपोर्ट जो तैयार होगी उसमें यह भी कहा जा सकता है कि यह जो भीड़ है अनुमानित जो अनुमान था उससे कहीं ज्यादा भीड़ थी। तो इसके पुख्ता इंतजाम के बारे में भी जांच रिपोर्ट में जिक्र किया जाएगा। हालांकि अब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में क्या रहता है, क्या सच्चाई सामने आती है, क्योंकि यह एक बड़ा हादसा है और हादसा कहीं न कहीं योगी सरकार को घेरने का भी काम किया था। हालांकि योगी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, एक्शन लेते हुए जांच टीम गठित किया था। और साथ ही साथ ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। गोरखपुर से बड़ी खबर बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया है और महंत अवैधनाथ जी की समाधि पर पूजा अर्चना की है। तो शाम 7 बजे मंदिर में पूजा और हवन करेंगे। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो कल कन्या पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शनिवार को विजयादशमी के दिन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम को लेकर जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? उत्तर प्रदेश के मुखिया गोरखपुर जो है 4 दिवसीय दौरे पे हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया ने बाबा गुरु गोरखनाथ और ब्रह्मलीन महाराज से जो है पुष्प अर्पित करके आशीर्वाद लिया है। वहीं शाम उनके साथ जो है सदर सांसद रवि किशन जी मौजूद रहे इस अवसर पे। साथ ही शाम 7 बजे जो है दुर्गा अष्टमी के दिन जो है महानिशा पूजा योगी आदित्यनाथ महाराज करेंगे। सुबह कन्या पूजन करेंगे और जो है तीसरे दिन जो है शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अवनीश, और ये क्या जैसे हर वर्ष करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हर वर्ष कन्या पूजन करते हैं, बाकायदा पांव धुलते हैं, और क्या इसी को लेकर, क्योंकि नवरात्रि भी अपने अंतिम दिनों में है, आज फिलहाल तो अब कुछ लोग आज अष्टमी मान रहे हैं, कुछ लोग कल अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ मना रहे हैं, हवन भी कल ही होगा, तो क्या इसलिए मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए और क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के? जी, अष्टमी की अगर बात करें तो अष्टमी करीब 12 बजे के बाद लग गई है। और आज जो अष्टमी है कुछ लोग मान रहे हैं, लेकिन जो पूर्णतः अष्टमी है वो कल अष्टमी है, क्योंकि अष्टमी कल जो है उदया तिथि की मानी जाती है, इसलिए कल उदया तिथि की अष्टमी रहेगी। आज अष्टमी पूर्ण रूप से नहीं है, इसीलिए जो व्रत करने वाले नवरात्र के 2 दिन वाले होते हैं, चढ़ते और उतरते, वो कल उपवास रहेंगे, क्योंकि जो उदया तिथि की जो है अष्टमी है वो कल है। वहीं 4 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुखिया अपने गृह जनपद से हैं। आज जो है अष्टमी का दिन आज 12 बजे के बाद लग चुका है, इसलिए आज के दिन महानिशा पूजा करते हैं। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है शाम 7 बजे महानिशा पूजा यज्ञ पे बैठेंगे और पूजा करेंगे। वहीं साथ ही उन्होंने ब्रह्मलीन और अवैधनाथ पे पुष्प चढ़ा करके उनका आशीर्वाद लिया है। इस अवसर पे मुख्य रूप से मौजूद रहे सदर सांसद रवि किशन जी मौजूद रहे। साथ ही कल जो है कन्या पूजन का, क्योंकि जैसा कि जान लें कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है कन्याओं के पांव पखारते हैं, उसके बाद जो है कन्याओं को भोजन कराते हैं, फिर दक्षिणा देते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये हर वर्ष की बात इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है कल कन्या पूजन भी करेंगे और आज महानिशा पूजा शाम 7 बजे शुरुआत करेंगे। तो अवनीश, मुख्यमंत्री 4 दिवसीय यात्रा पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं, तो अब ये जो यात्रा है ये तो कल मान लीजिए वो अगर कन्या पूजन करते हैं बाकी कर लेते हैं, बाकी उनके 2-3 दिनों का क्या कुछ उनका ग्रीन बुक है, क्या कुछ उनकी तैयारी है, क्या प्रोटोकॉल है, उसको लेकर कोई जानकारी? आज जो है करीब शाम 7 बजे महानिशा पूजा होगी, उसके बाद रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर करेंगे। ठीक है। उसके बाद कल जो है कन्या पूजन करेंगे, परसों जो है शोभा यात्रा निकाली जाएगी, चौथे रोज जो है जनता दर्शन लगाया जाएगा। तो अवनीश, मुख्यमंत्री कितने बजे मंदिर पहुंचे के और कितने बजे उनके वहां पर उन्होंने अवैधनाथ की पूजा अर्चना की और कौन कौन से उनके साथ नेता मौजूद रहे?
दोपहर बाद जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और इस अवसर पे जो है बीजेपी के कुछ समर्थित कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्य रूप से जो है सदर सांसद रवि किशन जी मौजूद रहे और उन्होंने बाबा गोरक्षनाथ और अवैधनाथ की जो है पुष्प चढ़ा करके पूजा की और आशीर्वाद लिया और रात्रि विश्राम गोरखपुर मंदिर करेंगे। ठीक है अवनीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर अयोध्या से, जहां 25 लाख से अधिक दिए जलाने की तैयारी है और इस बार विश्व रिकॉर्ड बनेगा। विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए अवध विश्वविद्यालय ने पूरी तरीके से कमर कस ली। दीपोत्सव में विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए कमर कसा गया और रामनगरी में छोटी दीपावली पर 55 घाटों पर दिए जलेंगे। 55 घाटों पर 25 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन, जो अवध विश्वविद्यालय है, उसका प्रशासन 30,000 स्वयंसेवकों को इस काम में लगाएगा। तो रामनगरी में भव्य दीपोत्सव का कीर्तिमान बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। 25 लाख दिए जलाएंगे कुल 55 घाटों पर। तो 30,000 स्वयंसेवकों को इसमें लगाया जाएगा और इस बार नया कीर्तिमान बनाने की पूरी तैयारी है। 25 लाख से अधिक दिए जलाने की पूरी तैयारी है। तो 55 घाट और 25 लाख दिए विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए जो अवध विश्वविद्यालय है वो पूरी तरीके से तैयार। तो रामनगरी में छोटी दीपावली पर 55 घाटों पर दिए जलाए जाएंगे और कुल 25 लाख दिए जलाए जाएंगे और जिसके साथ ही एक नया विश्व रिकॉर्ड, नया कीर्तिमान बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सोलंकी परिवार पर भरोसा जताते हुए कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। आपको बता दें कि विधायक इरफान सोलंकी अग्निकांड मामले में 7 साल की सजा काट रहे हैं। 7 साल की सजा होने पर इरफान सोलंकी की विधायकी गई थी, जिससे कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट वो खाली हो गई थी। इसी मुद्दे को लेकर सीसामऊ विधानसभा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मुकेश गौतम से। टीम इरफान सोलंकी जो विधायक है उनकी पत्नी नसीम सोलंकी से बात करेगी। आपको बता दें इरफान सोलंकी वही है जिनको अग्निकांड मामले में सजा हुई थी 7 साल की, जो सीसामऊ विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पर अभी सीट खाली है, जिसको लेकर के अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने भरोसा इरफान सोलंकी की पत्नी पर पूरा जताया है कि टिकट उनको बोलने के लिए दे दी गई टिकट। और आपको बता दें कि इनसे बात करेंगे कि जो टिकट जिनको भरोसा जो जताया है, टिकट मिला है, वो कितना खरा उस पर उतरती है। ये कह रहे कि आपका बहुत बहुत स्वागत है यूनिवर्सिटी में और बड़ी बधाई आपको जो आपको टिकट जो मिला है। आप बताइए कि जो आपको टिकट मिला है, अखिलेश यादव जी ने भरोसा जताया है, कितना आप उस पर खरा उतरने का कोशिश करेंगे? हम पूरी कोशिश करेंगे 100 में 100% जो उन्होंने हम पे भरोसा जताया है, तो उस भरोसे को जो है 100 में 100% इंशाल्लाह पूरा करने के खरा उतरने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो क्या जो सीसामऊ जो विधानसभा जो क्षेत्रीय लोग हैं उन पे कितना आपको भरोसा है कि आप वो जिता करके लेकर के आएंगे? सीसामऊ की जनता पर ही भरोसा है और उन्हीं के विश्वास के साथ ही हम दोबारा जो है हमारी जीती की सीट पे दोबारा जो है चुनाव लड़ने के लिए हमने जो तैयारी कर रहे हैं। और बाकी सीसामऊ की जनता हर एक बात जानती है, हर एक माहौल को देख लिया उन्होंने। 2022 में भी उन्होंने ही विधानसभा भेजा था विधायक जी को और आज हम यहाँ पर है तो सीसामऊ की जनता के विश्वास की वजह से ही हम यहाँ हैं। जब आप अगर जीतती हैं, आप विधायक बनेंगी वहाँ की, तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? क्या अधूरा काम अगर लग रहा है आपको हो सकता है? पहले इंशाल्लाह जीत जाते हैं और फिर उसके बाद काम तो करना ही है। 2 साल से कोई काम तो हुआ नहीं है, विधायक जी है भी नहीं 2 साल से यहाँ, तो जो काम रुके क्या कुछ हो भी नहीं पाते। शायद 2022 का हुआ था, कुछ ही समय था, फिर अंदर चले गए थे।
तो उसमें अब जब हम जाएंगे विधानसभा में देखेंगे कि क्या क्या काम होने हैं तो कराया जाएगा। और मुद्दा विकास का भी है, जो काम नहीं हुआ अधूरे रह गए उनको करा जाएगा। क्या आप फाइट मानती हैं बीजेपी पार्टी से जो भी करने खड़ा अगर होगा उसमें, तो कितना आप अपने आप को उससे फाइट मानती हैं, कितना? देखिए, चुनावी मैदान हो या जंग का मैदान हो या कोई भी लड़ाई होती है तो उसमें 2 से 3-4 कैंडिडेट होते हैं जिनके बीच में मुकाबला होता है। तो फाइट तो है, लड़ाई तो है, और अगर नहीं होती तो फिर चुनाव भी नहीं होता। तो देखा जाएगा कि जो मजबूती से अपनी बात रख सके, पर मेन और अहम जो रोल होता है जनता का होता है, और सीसामऊ की जनता खास तौर पे जानती है कि उनका विधायक कैसे थे और किस वजह से आज जेल में। तो विधायक जी जेल में है, आपके पति जेल में है, क्या होता है कि कितनी सत्यता है जो आरोप लगे गए थे अग्निकांड मामले में, क्या है पूरी सत्यता? क्या लगता है कि आपको कितना वो सही है? आपने अपनी बात से खुद ही कह दिया कि आरोप है, और वाकई में आरोप ही है इनके ऊपर जो लगे हैं। नहीं, वो जेल में है तो आरोप लगे थे, उसके बाद फिर जेल में गए थे, अब आपको उसको कितना मानती है वो? नहीं, हम तो बिल्कुल 1% नहीं मानते। हमारे लिए विधायक जी जो है, कभी हमारी नजरिए से तो हम खुद बहुत बड़ा सबूत है उनकी बेगुनाही का, क्योंकि जहां हम लड़ाई लड़ते हुए आज 2 साल से पहुंचे हैं, तो हम खुद भी बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि विधायक जी बेकसूर है, बेगुनाह है। क्योंकि अगर जरा सा 1% भी उनका गुनाह होता है, गलती होती, तो शायद हम उनका साथ ना देते या हम इतनी लंबी लड़ाई ना लड़ते। और आज हम यहाँ खड़े हैं, आज मेरे बच्चे उनके लिए खड़े हैं, उनका परिवार उनके लिए खड़ा है, सीसामऊ की जनता खड़े है, तो ये इस बात का सबूत है कि वो बेगुनाह है। तो सीसामऊ से इसमें प्रत्याशी है नसीम सोलंकी जी, आपको बता दें कि उनका कहना है कि अगर हमको जनता जिताती है, और पूरा विश्वास भी है उनको कहीं ना कहीं कि वो जीतेंगी, अगर वो जीतेंगी जो भी कुछ अधूरे काम रह गए हैं उस अधूरे काम को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगी। कानपुर से मुकेश गौतम, इंडिया वॉइस न्यूज। अगली खबर अमरोहा से है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर से भयंकर आग लग गई। हादसे में ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। तो वहीं जौनपुर में दुकान बंद कर घर कार से जा रहे सराफा व्यवसायी को उन्हीं की वाहन में बैठे बदमाश ने गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो युवक को लहूलुहान देख परिजनों और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे थाना पुलिस और परिजनों ने इलाज के लिए हायर सेंटर वाराणसी ले गए उन्हें, जहां युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। एसपी सिटी समेत कई थाने की फोर्स ने गोली मारने वाले बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। आज थाना चंदौक पर एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति खून से लथपथ कार में मिला है और एक अन्य व्यक्ति जो उसी कार में था निकलकर खेतों की तरफ भागा है। इस सूचना पर थाना स्थानीय के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने घायल व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल भेजा। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। आगे जो साक्ष्य मिलेगा उसके क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन के विमला नगर में कल रात पैसे के लेन देन में आर्मी के जवान को गोली मार दी गई, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। जानकारी के अनुसार मौत से पहले जवान ने बयान देकर अपने कातिल का नाम बता दिया है। जवान की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में व्यापारी संतराम अग्रहरी की हत्या ने तूल पकड़ लिया है। अंतिम संस्कार को लेकर जद्दोजहद चल रही है। परिजन का यह कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि संतराम अग्रहरी की गोली मारकर हत्या की गई थी। भाजपा नेता अर्जुन पटेल और उसका भाई हत्या में नामजद। व्यापारी को घर से बुलाकर गोली मारी गई। हत्या के बाद से बवाल चल रहा है। जातिवाद और भाजपा नेता अर्जुन पटेल ने के दबाव में कार्रवाई न करने पर एसपी सुल्तानपुर ने मोतीगरपुर थाने के एसओ तरुण पटेल को सस्पेंड किया। फरार भाजपा नेता और उसके भाई की तलाश में जुटी पुलिस। हालांकि 4 नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात में सीट शेयरिंग और चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई। हेमंत सोरेन ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इसमें कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। इंडिया गठबंधन के बीच जल्द ही सीटों के बंटवारे पर निर्णय लिया जाएगा। 14 अक्टूबर को जेएमएम ने बैठक भी बुलाई है और खबरों के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री चेहरे की बात ना करें, लेकिन यह बात तय है कि इंडिया गठबंधन में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में झारखंड की सियासत काफी गर्म है, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस ने संवाद कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने साफ तरीके से कहा था कि झारखंड में सीएम चेहरा बदल सकता है। इस बयान के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को चेतावनी दी कि अगर शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा नहीं है तो 81 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ने को तैयार है। तो वहीं सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर सफाई में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, डिंपल यादव, रामगोपाल यादव सहित यादव परिवार ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में इंडिया गठबंधन कायम रहेगा। धरती पुत्र मुलायम सिंह के रास्तों पर चलकर समाजवाद लाया जाएगा। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।